कि जो माइक्रोशिया कंडीशन होती है वो इंडिया में कितनी कॉमन है? सब एरियाज में इंसिडेंस कॉमन नहीं है। कौन से ग्रेड में सर्जरी इंपॉर्टेंट होती है? ये सर्जरी प्राइमरीली सिर्फ कॉस्मेटिक होती है कि जो एक्सटर्नल ईयर है या जिसको ईयर पिना कहते हैं उसको हम बनाते हैं। तो क्या हम उसको नेचुरल बना सकते हैं? सर्जरी मोर और लेस सारी ही ग्रेड्स में लगती है। क्या ये अडल्ट्स भी कर सकते हैं अगर उनकी नहीं हुई वो सर्जरी? या मे बी नंबर ऑफ स्टेजेस एक्स्ट्रा लग सकते हैं। सो आइडियल एज इज 10 to 15। कॉस्ट डिफरेंस कंपेयर कर सकते हैं इंडिया के साथ दूसरे कंट्रीज के साथ, तो क्या डिफरेंस है कॉस्ट में? 15-20 दिन, एक महीने बाद बच्चे भूल भी जाते हैं कि उनकी यहाँ कोई सर्जरी हुई है। सर, आप ईयर रिकंस्ट्रक्शन सर्जरीज काफ़ी परफॉर्म जी। करते हैं और हमें काफ़ी पेरेंट्स कॉल करते हैं या पेशेंट्स कॉल करते हैं इस सर्जरी के बारे में जानने के लिए। तो आज हम उसी चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कॉमन क्वेश्चंस है उसको आंसर करते हैं अबाउट ईयर रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी। तो सर, सबसे पहले बात आप ये बताइए कि जो माइक्रोशिया कंडीशन होती है वो इंडिया में कितनी कॉमन है? नॉर्मली माइक्रोशिया की जब तक बात होती है ना, 1 in 8,000 बच्चे जब पैदा होते हैं उसमें से एक बच्चों में माइक्रोशिया ये कंडीशन देखी जाती है। ऑफ कोर्स इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है कि सब एरियाज़ में इंसिडेंस कॉमन नहीं है। कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, कुछ साउथ स्टेट्स में इंसिडेंस थोड़ा ज़्यादा है, बट बाय एंड लार्ज 1 in 8,000। तो इसमें काफ़ी ग्रेड्स होते हैं, तो कौन से ग्रेड में सर्जरी इंपॉर्टेंट होती है? सर्जरी मोर और लेस सारी ही ग्रेड्स में लगती है। ऑफ कोर्स द सीवियरिटी कीप्स चेंजिंग। जैसे ग्रेड 1 ये थोड़ा माइल्डर फॉर्म ऑफ माइक्रोशिया होता है, ग्रेड 2 थोड़ा मॉडरेट सीवियरिटी होती है, और ग्रेड 3 माइक्रोशिया ये सबसे सीवियर होता है। उसमें ईयर कनाल भी एब्सेंट होता है। तो सर्जरी किसी ना किसी हद तक तो डेफिनेटली लगती है, बट क्या क्या चीज़ें ईयर की प्रेजेंट है और क्या क्या चीज़ें मिसिंग है, इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। सो ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक इशू है, अपीयरेंस का इशू है, या फिर इसमें हियरिंग लॉस भी होती है? और क्या इस सर्जरी से हम हियरिंग लॉस बेटर कर सकते हैं? ये सर्जरी प्राइमरीली सिर्फ कॉस्मेटिक होती है कि जो एक्सटर्नल ईयर है या जिसको ईयर पिना कहते हैं उसको हम बनाते हैं। लेकिन अगर किसी का ईयर कनाल नैरो है या ऐसी कोई कंडीशन है जिसकी वजह से वो बराबर से सुन नहीं पाते हैं, तो इन कंडीशंस को भी हम एट द सेम टाइम ट्रीट कर सकते हैं, जिससे कि हियरिंग थोड़ी इम्प्रूव हो जाए। बट मोर और लेस दिस इज़ अ कॉस्मेटिक सर्जरी। सो बिफोर द सर्जरी हम एक CT स्कैन करते हैं, जिससे इनर ईयर की डेवलपमेंट चेक की जाती है। सो सुनाई देने के लिए जो ऑर्गन होता है जिसको इनर ईयर कहते हैं ना, उसमें पर्दा होता है, फिर 3 छोटे बोन्स होते हैं जिनको ऑसिकल्स कहते हैं, और एक नर्व होती है जो साउंड को अपने ब्रेन तक लेके जाती है, कॉल्ड एज ऑडिटरी नर्व। सो ये जो हियरिंग एपरेटस है उसका एक चेकअप किया जाता है, एंड वेदर हियरिंग के लिए कोई और सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं ये हम चेक करते हैं। लेकिन माइक्रोशिया या ईयर रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी इज ओनली फॉर कॉस्मेटिक्स। और एक सबसे बड़ा मिथ ये है, मिसकंसेप्शन ये है कि इसके बाद ईयर काफ़ी अननेचुरल लगता है, आर्टिफिशियल लगता है। तो क्या हम उसको नेचुरल बना सकते हैं? Yes, we can make a ear which is like 100% natural. Of course, for that we need to use rib cartilage. Now, in certain centers, artificial materials का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मेडपोर है, सुपोर है, तो these are artificial implants. तो इसमें ये unnatural दिखने वाले issues आते हैं, because एक तो वो बहुत सख्त होते हैं, it is as tough as a marble, एंड उसको टच करने पे फिर ऐसे लगेगा कि बहुत ही हार्ड कोई मटेरियल से ये कान बना है। प्लस जो आर्टिफिशियल ईयर्स होते हैं वो रेडीमेड साइजेस में अवेलेबल होते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि दोनों ईयर का साइज़ मैच हो। फिर आर्टिफिशियल इम्प्लांट्स को टेम्पोरल फेशिया से कवर किया होता है, तो उनके कलर भी नेचुरल नहीं होते हैं। बट जब हम ऑटोलॉगस रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, जिसमें खुद के रिब से ईयर को बनाया जाता है एंड खुद की स्किन के नीचे उसको प्लेस किया जाता है, द ग्रेटेस्ट एडवांटेज इज़ दैट इट इज़ 100% नेचुरल। उसका लुक, उसका फील, सेंसेशन, एवरीथिंग इज लाइक द नॉर्मल। ये काफ़ी कॉमन फियर होता है विद पेरेंट्स ऑल्सो, कि वो हमको बोलते हैं कि कुछ दूसरा ऑप्शन है क्या, नॉट रिमूविंग द रिब कार्टिलेज। तो वो कौन सा ज़्यादा सेफ होता है और बेटर ऑप्शन होता है, ईयर रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी विद द रिब कार्टिलेज और द सिलिकॉन इम्प्लांट? सो सिलिकॉन इम्प्लांट या मेडपोर इम्प्लांट इज डेफिनेटली नॉट अ रिकमेंडेड ऑप्शन वर्ल्ड ओवर, बिकॉज उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, रिजेक्शन हो सकता है, वो दिखने में काफ़ी फेक सा लगता है। सो ये इट इज़ नॉट द फर्स्ट चॉइस।
द फर्स्ट चॉइस इज ऑलवेज रिप कार्टिलेज। नॉर्मल है किसी भी पेरेंट को लगना कि मेरे बच्चे की सर्जरी में जहाँ तक हो सके रिप कार्टिलेज की ज़रूरत नहीं पड़े, बट ऐसा कोई प्लाएबल कार्टिलेज का सोर्स दूसरा अपनी बॉडी में होता नहीं है जिससे हम नया कान बना सकें। तो जो रिप कार्टिलेज नॉर्मली होता है वो फ्रंट से लेके बैक तक ऑलमोस्ट 45 सेंटीमीटर का होता है, और जो पीस हम ईयर को बनाने के लिए रिमूव करते हैं ना वो हार्डली 5 या 6 सेंटीमीटर का पीस होता है। तो इतना छोटा सा वो पीस होता है कि वो लेने से बच्चों का आगे जाके कोई भी डिफ़िकल्टी होती नहीं है। मेरे कितने पेशेंट्स हैं जिनको दोनों साइड पे ईयर एब्सेंट था, तो दोनों साइड का रिब लिया गया, दे आर एबल टू प्ले ऑल स्पोर्ट्स, ऑल एक्टिविटीज। एक्चुअली उनका ये भी एक क्वेश्चन होता है कि लेटर ऑन बाद में कोई अडल्ट लाइफ में उनको प्रॉब्लम ना हो। कुछ नहीं होता। इनफैक्ट 15-20 दिन 1 महीने बाद बच्चे भूल भी जाते हैं कि उनकी यहाँ कोई सर्जरी हुई है। इट इज़ दैट कंफर्टेबल। लोग मानते हैं कि ये सर्जरी एक चाइल्डहुड सर्जरी है, लाइक बचपन में ही आप कर सकते हो, तो क्या ये अडल्ट्स भी कर सकते हैं अगर उनकी नहीं हुई हो सर्जरी? मीनिंग कैसा होता है, रिब कार्टिलेज की जो ऑप्टिमल डेवलपमेंट है ये 10 से 15 साल के बीच में होती है। ऑल्सो जो अपोजिट नॉर्मल कान है उसकी ग्रोथ भी 10-11 साल तक कंप्लीट होती है। तो जिसको हम आइडियल एज कह सकते हैं वो है बिटवीन 10 to 15। बट ऐसा नहीं कि 15 साल के बाद ये सर्जरी पॉसिबल नहीं है। माई ओल्डेस्ट पेशेंट इज ऑलमोस्ट 70 years ओल्ड। सो ओल्डर एज ग्रुप में भी ये डेफिनेटली पॉसिबल तो होता है। ऑफकोर्स रिब कार्टिलेज थोड़ा सा स्टिफ रहेगा, उतना प्लाएबल या सॉफ्ट नहीं रहेगा, या मे बी नंबर ऑफ स्टेजेस एक्स्ट्रा लग सकते हैं। सो आइडियल एज इज 10 to 15, बट आई वुड स्टिल स्ट्रेच इट टू एटलीस्ट द एज ऑफ 25। ओके, और ये सर्जरी का हीलिंग प्रोसेस कितना होता है और रिकवरी, फुल रिकवरी कब होती है? माइक्रोशिया की जो सर्जरी है ये 2 स्टेजेस में की जाती है। उसका रीज़न ऐसा है कि ईयर ऐसा ऑर्गन है ना जिसको स्किन दोनों तरफ पे है। सो फर्स्ट स्टेज इसलिए की जाती है क्योंकि जो रिब कार्टिलेज हम चेस्ट से लेते हैं उसको ईयर के फ्रेमवर्क का शेप दिया जाता है और वो इस स्किन के नीचे लगाया जाता है, जिससे कि बाहर की लेयर तैयार हो गई। फिर 6 months के बाद कान को रिलीज करके आगे लाया जाता है और थाई से स्किन लेके वो स्किन के पीछे लगाई जाती है ईयर के। सो ऐसी 2 स्टेजेस में ये ईयर का रिकंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। दोनों स्टेज के बीच में 6 months का नॉर्मली गैप रिकमेंडेड है। सो नॉर्मली 8-9 months में ईयर रिकंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है। ओके, एंड आफ्टर केयर क्या होता है आफ्टर द सर्जरी? After care after the first surgery is that there is a dressing, there is a bandage for 8 to 10 days, and the child basically has to be resting at home because जहाँ से रिब ली जाती है वहाँ एक 15-20 दिन उठने बैठने में डिस्कम्फर्ट होती है या ज़्यादा कोई स्पोर्ट्स वगैरह खेलना पॉसिबल नहीं होगा। तो फर्स्ट स्टेज ये मेजर स्टेज होता है या सबसे बड़ा ऑपरेशन होता है। सो उसमें रेस्टिंग अराउंड 15-20 डेज का लगेगा। और जो सेकंड सर्जरी होती है वो थोड़ी छोटी होती है सर्जरी, 1 घंटे की सर्जरी होती है। उसमें ईयर पे ज़्यादा प्रेशर नहीं आता है, यहाँ से स्किन ली जाती है तो थाई में थोड़ा कुछ दिन उठने बैठने में डिस्कम्फर्ट रहती है। तो सेकंड स्टेज की रिकवरी के लिए नॉर्मली 10 to 12 डेज इनफ होते हैं। फर्स्ट स्टेज के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, 15-20 डेज। ओके, और अगर हम कॉस्ट डिफरेंस कंपेयर कर सकते हैं इंडिया के साथ दूसरे कंट्रीज़ के साथ, तो क्या डिफरेंस है कॉस्ट में? Well, India as compared to any European country or any Western country, the cost is almost 1/4. उसका रीज़न ऐसा है कि इंडिया में the cost of manpower is less, the cost of living is less, so hotels are cheaper, the general expense that a person can incur when they travel to Mumbai is much less. So definitely the cost is less than 1/4. और अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सर्जरी प्लान कर रहे हैं तो उनके लिए आप कोई इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहेंगे? Well, the most important message is let your child grow like a normal child. आप खुद भी ज़्यादा एंशियस नहीं हो और बच्चे को भी ज़्यादा कॉन्शियस नहीं करें कि उनके ईयर में कोई प्रॉब्लम है। एंड लेट द चाइल्ड ग्रो, यू एंजॉय द चाइल्डहुड ऑफ योर चाइल्ड एंड फोकस ऑन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ। डोंट जस्ट गेट फिक्सेटेड ऑन ईयर। Ear of course is a very important organ and उसकी surgery definitely is an important aspect of the child's growth, but that will happen only when the child becomes 10-11 years old. तब तक के लिए वो 10-11 साल आप मिस आउट मत करिए। एन्जॉय द चाइल्डहुड ऑफ योर चाइल्ड टिल देन। एंड बहुत कम बच्चे होते हैं जिनमें हियरिंग में प्रॉब्लम आती है।
दैट ऑल्सो विथ बायलैटरल माइक्रोशिया, जिनको दोनों साइड माइक्रोशिया है उनको कुछ हियरिंग की जांच पहले करवानी चाहिए, ऑडियोग्राम करना चाहिए। और अगर हियरिंग बहुत कम है तो एक एक्सटर्नल हेयर बैंड की तरह बैंड लगाया जाता है जिसको एक्सटर्नल बाहा कहते हैं, बोन एंकर्ड हियरिंग एड, वो लगानी चाहिए सिंस अर्ली एज सो दैट स्पीच डेवलपमेंट इज गुड। बट इन यूनिलैटरल वन साइड माइक्रोशिया में तो कुछ भी नहीं होता है, टिल 12 ईयर्स डोंट डू एनीथिंग। सो आई होप आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं ये पॉडकास्ट के बाद। और अगर आप एक पेरेंट हो जो अपने बच्चों के लिए सर्जरी प्लान कर रहे हैं और आपको फिर भी कोई डाउट्स है, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट बिलो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, ताकि ये वीडियो बहुत सारे दूसरे पेरेंट्स भी देख सकें और उनके भी डाउट्स